कहानी शुरू होती है मेज मास्टर और 4 चैलेंजर्स की फाइट से। मेन डूड आगे बढ़ता है, एक मैजिक वॉन्ड निकालता है और सीधा बोलता है, गेम ओवर। अगले ही पल वॉन्ड से एक मैसिव फायर वेव निकलती है, सीधे मेज मास्टर की तरफ। पर वो 3 मैजिकल बैरियर सर्कल्स खड़ा कर देता है। ब्लास्ट बैरियर्स पर लगता है और उनसे भी तेज टूटते हैं, जैसे मैथ टेस्ट देखते ही मेरे होश टूटते हैं। फ्लेम्स रुकती नहीं, सीधे मेज मास्टर को वेपराइज कर देती हैं। एक्सप्लोजन के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप होता है, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग अबिस ऑफ द लैबिरिंथ, इनसेन डिफिकल्टी। प्लेयर स्मर्क करता है, ये गेम प्ले यूट्यूब पर अपलोड करूं काया? तभी गेम उसे एक नया ऑप्शन देता है, डेवलपर मोड ट्राई करने का। उसका मेज पहले ही ओवरपावर्ड है और अब एक्स्ट्रा एबिलिटीज, मतलब ये मोड तो प्योर केओस बनने वाला है। वो अपने कैरेक्टर की स्टैट विंडो खोलता है और शॉक, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। तो वो सारा 10 स्टैट पॉइंट्स विजडम में डाल देता है। हान ब्रो, इस जंगल को वो क्लियर नहीं करने वाला। वो तो बस हर ट्रैप को 4K रेजोल्यूशन में ओवरथिंक करने वाला था। लेकिन जैसे ही गेम लोड होता है, उसका मॉनिटर न्यूक्लियर ब्लास्ट मार देता है। पूरी अपार्टमेंट एक ब्राइट फ्लैश से चमक उठती है। ब्रो होश में आता है तो देखता है कोई गुस्से में चिल्ला रहा है कि वो एक क्रिमिनल है और सीधा चलने को कह रहा है। एमसी हल्की सी स्मर्क मारता है, ये ड्रीम टू गेमिंग से एकदम ऑफ ट्रैक चला गया। वो आदमी उसे मुस्कुराते देख और चिढ़ जाता है, सीधे धक्का देकर गिरा देता है। और हीरो को असली दर्द महसूस होता है और आगे एक अजीब सा ब्लू सर्कल देखता है जहां कई लोग खड़े हैं। एक गंजा बूढ़ा आदमी सबको बताता है, टम सेब क्रिमिनल स्लेव्स हो। वो उन्हें एक मैजिक वॉन्ड थमाता है और सीधे एक जानलेवा लैबिरिंथ में फेंक देता है। जिसने पैसे कमा लिए वो आजाद या फिर मैजिक एकेडमी में एडमिशन भी ले सकता है। एमसी को अचानक याद आता है, ये सब तो उसके सेम गेम में भी हुआ था। रियलिटी उसे जोर से हिट करती है। वो लिटरली अपने ही फेवरेट गेम के अंदर जाग गया है। अब क्विट करने का ऑप्शन नहीं, उसे एक डार्क ट्विस्टेड लैबिरिंथ में फेंक दिया गया है। थोड़ी देर में उसे समझ आता है उसका कैरेक्टर नेम केलेब है और आसपास वो मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं जो सीधे डीसी कॉमिक्स से निकले लगते हैं। वो खुद को संभालता है और बाकी लोगों के स्टैट्स चेक करने का सोचता है। एक आदमी तो शुरू से ही यूरल को अपनी गंदी नजरों से डराता फिर रहा है। दूसरा स्लेव, उसे तो अचानक एक डिवाइन ऑरिकल मिल जाता है जो उनकी मौतें प्रिडिक्ट करता है। वो पागल सा हो जाता है और बाकी सब डर के मारे स्टोन बन जाते हैं। एमसी थोड़ा गुस्से में बोलता है, कंट्रोल करो अपने आप को। उसकी मोटिवेशनल स्पीच पूरी होने से पहले एक मोटा आदमी घबराकर भागता है और अगले ही पल एक तेज ब्लेड उसे चीरकर 2 हिस्सों में बदल देती है। खून ठंडी जमीन पर फैलता जाता है और सबकी रूह कांप जाती है। और फिर एक असली खतरनाक गॉब्लिन एंट्री मारता है। एक स्लेव हंस भी देता है, प्रिडिक्शन सच हो गया। पर तुरंत उसके चेहरे के बीचों बीच एक एरो घुस जाती है। गॉब्लिन्स ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे किसी टूथपेस्ट एड के मॉडल हों। एल्फ गर्ल और हमारा हीरो अंदर से टूट रहे हैं क्योंकि अगला नंबर शायद उनका हो। गॉब्लिन पूरी रफ्तार से उन पर झपटता है। उसका हथियार एमसी की गर्दन तक आने ही वाला है और तभी सिस्टम ट्रिगर्ड, इमरजेंसी आवर ग्लास, टाइम फ्रीज, 60 सेकेंड्स। काउंटडाउन शुरू होते ही एमसी दंग रह जाता है। गॉब्लिन लिटरली हवा में फ्रीज है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये वही नई एबिलिटी होगी जिसका गेम ने मेंशन किया था। लेकिन सोचने का टाइम नहीं है। वो वॉन्ड उठाकर गॉब्लिन की तलवार ब्लॉक करने की प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही जरा सा मूव करता है, उसका एक एक्शन पॉइंट कट जाता है। ब्रो गेट्स अनॉयड इंस्टेंटली। तभी उसे सिस्टम का प्रॉम्प्ट दिखता है। उसकी गूफी हाई विजडम उसे फायरबॉल कास्ट करने को कह रही है। एमसी समझ जाता है कि सिस्टम लाइव कमांड इनपुट ले रहा है, जो ऑनेस्टली काफी कूल है। वो वॉन्ड को थोड़ा एडजस्ट करता है। एक और पॉइंट गॉन। गॉब्लिन पर एम करता है, अनदर पॉइंट यीटेड। फिर सोचता है कि सेंटर को टारगेट करे, तीसरा पॉइंट भी उड़ जाता है। सिस्टम वार्निंग देता है, एक्शन पॉइंट्स 0। एमसी को कोई फर्क नहीं, टाइम फ्रीज खत्म होने वाला है, सो ही जस्ट फायर्स एनीवे। काउंटडाउन खत्म होते ही एबिलिटी 60 सेकंड कूल डाउन में चली जाती है। वॉन्ड की टिप पर आग की लपटें कंडेंस होने लगती है। गॉब्लिन फिर से हिलने ही वाले होते हैं और फिर बूम! एक मैसिव फायर बर्स्ट निकलता है जो गॉब्लिन्स को वहीं ऑलमोस्ट वेपराइज कर देता है।
एल्फ गर्ल शॉक में स्टोन बनकर खड़ी है। एमसी भी गहरी सांस छोड़ता है। वो सच में मौत के 1 इंच दूर था। वो खुद को स्टेडी करता है। मैं इन मेजेस को गेम से भी ज्यादा जानता हूं। अब मुझे बस एग्जिट गेट और कुछ भरोसेमंद एलाइज चाहिए। वो यूरल से पूछता है कि उसके वॉन्ड में किस टाइप का मैजिक है। डरी हुई लड़की धीरे से बोलती है, लाइटनिंग। एमसी ठंडी सीरियसनेस में कहता है, परफेक्ट। एनिमीज को मारना पड़ेगा, वरना हम नहीं बचेंगे। उसे अभी तक नहीं पता कि उसे इस गेम वर्ल्ड में किसने फेंका, लेकिन एक बात क्लियर है, जिसने भी किया उसे पछताना पड़ेगा। कुछ साल पहले एक विशाल लैबिरिंथ अचानक दुनिया में प्रकट हुआ था। उससे निकले मॉन्स्टर्स ने सिविलाइजेशंस तहस नहस कर दी। एडवेंचरर्स और मेजेस की पूरी जनरेशंस वाइप हो गई। सर्वाइवर्स ने एक तरीका निकाला, स्लेव्स को भीतर भेजो। जो बच गया वो एक्सप्लोरर, जो मर गया वह बस एक स्टैटिस्टिक। यही इस गेम का असली ब्लूप्रिंट है। लेकिन अब एमसी अंदर फंसा है और वो किसी भी चीज को फेस वैल्यू पर नहीं ले सकता। ब्लॉन्ड एल्फ लड़की फाइनली अपना परिचय देती है, माई नेम ऊरिल। एमसी भी हल्की ऑकवर्डनेस में अपना नाम बताता है, केलेब। दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन माहौल इतना ऑकवर्ड है कि हवा भी चुप है। कुछ देर बाद यूरिल बोलती है, शिप पर केलेब काफी बोल रहा था, पर यहां आकर बिल्कुल चुप हो गया है। एमसी तुरंत समझ जाता है, यहां और भी लोग होंगे जो उसे पहचानते हों और उसे बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। केलेब जवाब नहीं देता। यूरिल धीरे धीरे बात खोलती है। वो बताती है कि उसे स्लेव्स में कैसे बदल दिया गया। किसी ने उस पर फेक ड्रग चार्जेस डाल दिए थे। वो डर से कांप रही है। एमसी उसकी तरफ देखकर धीरे से कहता है, क्वाइट, अपनी आवाज धीमी रखो। तभी अचानक सिस्टम पॉपअप, एक आवर ग्लास और काउंटडाउन शुरू। एमसी घबरा जाता है। मैंने कौन सा ट्रैप स्टेप किया? वो जल्दी से दिमाग साफ करता है। पहली फ्लोर पर आर्म ट्रैप्स यूजुअली वॉल्स से निकलते हैं। वो वॉल चेक करता है, कहीं कोई होल नहीं। छत देखता है, क्लीन। अगला शक सिर्फ फ्लोर पर बचता है। फ्लोर ट्रैप्स के 4 कॉमन टाइप्स, स्पाइक ट्रैप, एक्सप्लोसिव नेल ट्रैप, पॉइजन गैस ट्रैप, कोलैप्स ट्रैप। आवर ग्लास ने उसे सोचने का टाइम दिया, लेकिन प्रिपेयर होने का टाइम बिल्कुल नहीं। वो सावधानी से आगे बढ़ता है यूरिल के साथ, लेकिन तभी ये गूफी एल्फ लड़की ठोकर खाती है। उसके पैर से एमसी का पैर टकराता है। वो बैलेंस खो देती है और सीधे डेडली ट्रैप पर पैर रख देती है। एमसी तुरंत चिल्लाता है, डोंट मूव। पैर उठाया तो ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। यूरिल घबराकर पूछती है, देन व्हाट शुड आई डू? एमसी कहता है, वहां पड़े हुए भारी बैरल्स उठा लाओ। मैं तुम्हारी जगह सेम ब्लॉक प्रेस करके होल्ड करूंगा। लेकिन एमसी का सबसे बड़ा मिस्टेक, यूरिल पर भरोसा करना। 30 मिनट निकल जाते हैं, वो वापस नहीं आती। एमसी सोचने लगता है, शायद वो किसी नए ट्रैप में फंस गई या फिर किसी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। और एक मोमेंट के लिए वो खुदगी से सोचता है, शायद मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक केलेब, वो आवाज है यूरिल की। लड़की किसी तरह एक भारी बैरल लुढ़काते हुए वापस ले आई है। कैसे लाई, उसे खुद भी नहीं पता। वो लोग मिलकर बैरल को ट्रैप ब्लॉक पर रखते हैं। केलेब अपना टेलीकिनेसिस वॉन्ड उठाता है। वो कमांड देता है, मूव। बैरल धीरे से हटता है और अगली ही सेकंड बूम! जमीन जोरदार धमाके से फट पड़ती है। ट्रैप फाइनली ट्रिगर हो चुका है, लेकिन थैंकफुली दोनों अभी भी जिंदा हैं। केलेब जानता है कि यह पूरा लैबिरिंथ ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। अचानक उसके सामने एक ग्लोइंग सिस्टम स्क्रीन खुलती है। स्टैट पॉइंट्स अवेलेबल। वो बिना सोचे अपने सारे पॉइंट्स विजडम में डाल देता है और आगे बढ़ता है। फर्स्ट फ्लोर है, चिल। वो खुद से सोचता है। वो आवर ग्लास स्किल और स्पेल कास्टिंग को टेस्ट करना चाहता है। क्या ये उसके एक्शन पॉइंट्स खाती है या नहीं? तभी एक गॉब्लिन कॉरिडोर में आ जाता है। केलेब डरता नहीं, लेकिन गॉब्लिन की ग्रिन और भी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि इस बार वो बोव्स लेकर आए हैं। केलेब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आवर ग्लास एक्टिवेट करता है। टाइम इंस्टेंटली फ्रीज। फायरबॉल का कूल डाउन टाइमर भी साथ ही शुरू हो जाता है। वो फायरबॉल कास्ट करता है, और जैसे ही वो कास्ट करता है, उसका वंस एक्शन पॉइंट कम हो जाता है। फ्रोजन गॉब्लिन्स उसकी तरफ तने हुए हैं। काउंटडाउन खत्म होते ही बूम! फायरबॉल वॉन्ड से निकलकर गॉब्लिन्स की तरफ उड़ता है और उन्हें वहीं पर पूरी तरह भून देता है।
केलेब रियलाइज करता है वो एक टर्न में 4 फायरबॉल्स फेंक सकता है। अब वो लिटरली एक वॉकिंग फ्लेम थ्रोअर बन चुका है। यूरिल शॉक्ड रह जाती है। तुम्हारे पास रैपिड कास्ट भी है और चांटलेस कास्ट भी। दैट्स इंसेनली रेयर। फिर अचानक उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि वो मैजिक में कमजोर है। केलेब उसे देखता है और समझ जाता है वो भले सेल्फ डाउट कर रही हो, लेकिन वो एक एल्फ है। उसमें हिडन पोटेंशियल होना तय है। वह पूछता है, तुम कितनी दूर जंप कर सकती हो? वो सोचकर जवाब देती है, शायद 4 मीटर्स। केलेब हैरान रह जाता है। इसका मतलब उसकी एजिलिटी काफी अच्छी है। वो उसे एक बो देता है। ट्राई दिस। यूरिल बाव लेकर कहती है, I've used one before. Feels good. केलेब कहता है, ग्रेट। टर्म रियर से कवर देना। तुम्हारी स्टाफ में ले लेता हूं। वो खुशी से मान जाती है। तभी उसे अचानक कुछ महसूस होता है। एक अजीब सा खतरा करीब आता हुआ। दोनों चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। केलेब शांत आवाज में कहता है, क्लोज योर आईज। और वो अपने पाउच से कुछ स्मॉल बॉल्स निकालकर फर्श पर फेंक देता है। उराल तुरंत बता देती है कि कितने ऑब्जेक्ट्स गिरे हैं और कितनी दूरी पर हैं। केलेब समझ जाता है ये लड़की साउंड से मूवमेंट डिटेक्ट कर सकती है। फिर वो धीरे से कहती है, केलेब, 4 लोग हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। केलेब की सांस अटक जाती है। इस लेबरिंथ में बचा कोई भी पार्टी पोटेंशियल थ्रेट होती है। दोनों जल्दी से एक कॉर्नर की तरफ जाते हैं और दीवार के पीछे छिप जाते हैं। फुटस्टेप्स करीब आते जा रहे हैं। केलेब और यूरल दोनों पसीने से भीग रहे हैं। आखिर केलेब हिम्मत जुटाता है। वो आगे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। स्टाफ उठाकर कहता है, क्यों पीछा कर रहे हो? एक गंजा आदमी बोलता है, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, बस वो स्पाइसी एल्फ हमें दे दो। लीडर हंसते हुए कहता है, हमारे वेपन्स तुम्हारी शील्ड नहीं तोड़ सकते तो लड़ने का कोई फायदा नहीं। बेटर जॉइन अस। हम सब मिलकर एल्फ को एंजॉय करेंगे। यूरल कांप रही है। वो केलेब को पुकारती है, लेकिन केलेब चुप रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना गंदा ऑफर दे सकता है। फिर केलेब ठंडे स्वर में कहता है, गेट लॉस्ट। यूरल की आंखों में एक छोटी सी राहत की मुस्कान आ जाती है। गून चिढ़कर पूछता है, यह मजाक है क्या? केलेब और भी कॉन्फिडेंट होकर खड़ा रहता है। लीडर परेशान होकर अपने आर्चर को आदेश देता है, टेक हिम आउट। लेकिन यूरल अपना एरो छोड़ने से पहले ही केलेब आवरग्लास एक्टिवेट कर देता है। टाइम फ्रीज। सब कुछ एकदम शांत। केलेब नोटिस करता है सारे गूंज एक पानी के पडल में खड़े हैं। परफेक्ट। वो लाइटनिंग शॉक कास्ट करता है। बिजली सीधी पानी में फैलती है। उसे पता है इससे उनके वेपन्स छूट जाएंगे। फिर वो फायरबॉल चार्ज करता है और पडल के बीच में फेंक देता है। एक एक्शन पॉइंट बचा है। वो उसका इस्तेमाल सीधे उस गंजे लीडर पर कर देता है। अब उसके सारे एक्शन पॉइंट्स खत्म। टाइम जैसे ही वापस चलता है, गूंस वहीं फ्रीज। फायर और लाइटनिंग उनके करीब फटते ही उनके चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। लाइटनिंग पडल में फैलती है और गूंस तुरंत समझ जाते हैं कि एक मेज से पंगा लेना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उनके हथियार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गए, क्योंकि केलेब का फायरबॉल ठीक उनके सामने फटा और पूरा इलाका धुएं से भर गया। बल्डी घबरा गया और चिल्लाया, भागो, सब भागो। लेकिन वो एक कदम भी आगे बढ़ता उससे पहले ही एक और फायरबॉल सीधे उसके चेहरे पर जा टकराया। आग चारों तरफ फैल गई। केलेब ने यूराल से कहा, शॉट लो, लेकिन वो तो उससे पहले ही तैयार थी। उसका तीर धुएं को चीरता हुआ अंदर गया और बस बाल्डी की चीख सुनाई दी। केलेब को तभी समझ आया, यूरल अपने साउंड सेंस यानी इको लोकेशन की मदद से लक्ष्य पकड़ रही है। वो तुरंत बोला, बाकियों को भी खत्म कर दो। केलेब परेशान था, क्योंकि एक को तो यूरल गिरा देगी, लेकिन दूसरे से उसे ही निपटना होगा और उसकी मैजिक अभी 5 सेकंड कूल डाउन पर थी। लेकिन यूराल बोली, जरूरत नहीं, सब ऑलरेडी गिर चुके हैं। केलेब चौंक गया। उसने देखा कि यूराल ने तो सिर्फ 2 तीर चलाए थे। 3 लोग कैसे गिरे? जैसे ही धुआं हटने लगा, सच सामने आया। पहला तीर एक आदमी को गिरा चुका था और दूसरा तीर इतनी सटीक गति से निकला कि 2 लोगों को एक साथ भेद गया। केलेब खुद भी हिल गया। यूराल ने डरते हुए कहा कि वो खुद भी अपनी ताकत से घबराई हुई है। तभी बाल्डी खांसता हुआ जमीन पर लौटने लगा
खून उगलते हुए उसने गुस्से से कहा, मैजिक से लड़ना अनफेयर है। केलेब ठंडे स्वर में बोला, गलत तो तुम थे, पहले चाल तुमने चली थी। बल्डी ने टूटी आवाज में कहा कि यह दुनिया उसे मजबूर करती है, क्योंकि जिनके पास मैजिक नहीं है उन्हें कचरे जैसा समझा जाता है। और फिर वो आखिरी सांस लेते हुए बोला, मुझे कोई अफसोस नहीं, और वहीं दम तोड़ दिया। यूरल को अपने के पर बुरा लग रहा था। केलेब ने धीरे से कहा, भूल जाओ, तुमने बस सर्वाइवल किया है। फिर उसने पूछा कि यह कैसे उसका पहला असली लड़ाई का अनुभव था। यूरल ने जो बताया उससे केलेब को समझ आया कि वो लोग सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे थे। बस इतनी सी बात ने उन्हें वो बना दिया जो अभी थे। केलेब ने बॉडी से सामान उठाना शुरू किया और अचानक उसे याद आया, उसने अब भी किसी की जान ली है। असल दुनिया में यह चीज उसे अंदर तक तोड़ देती, लेकिन यहां इस लैब्रिंथ में सब कुछ अजीब तरह से गेम जैसा लग रहा था। डर, एक्साइटमेंट, सर्वाइवल सब एक साथ घुल गया था। यूराल ने बैग निकाला और दोनों उसी में पड़े सामान को जांचने लगे। गियर देखकर साफ समझ आ रहा था कि इसका असली मालिक कोई एडवेंचरर था। उन्हें एक आईडी कार्ड भी मिलता है जिस पर नाम लिखा है एविस, और ऊरनाल को तुरंत एहसास होता है कि यह बंदा उन गूंस में से नहीं था। केलेब को भी याद आता है कि गेम में उसने इस आदमी को कई अलग अलग तरीकों से मरते देखा था। उनके अभी वाले ओपोनेंट्स भी काफी स्ट्रांग थे, ये बात अलग है, लेकिन हमारे हीरो ने फिर भी उन्हें एक पक्की प्लानिंग से हरा दिया। वो सोचता है अगर वो एविस की जगह होता तो क्या वह सब समझ पाता? और जवाब साफ होता है, नहीं। आवरग्लास ना होता तो वो अब तक मर चुका होता। वो चाहता है कि सिर्फ किस्मत और पावर पर डिपेंड ना रहे, इसलिए वह जार्नेल को आगे बढ़ने को कहता है। वो खुद को बार बार याद दिलाता है कि उसे ऐसी प्लानिंग चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो, चाहे ये दुनिया गेम हो, पर महसूस असली जैसा होता है। उसे हर हाल में सरवाइव करना है। रास्ते में एल्फ की चाल धीमी पड़ने लगती है। 12 घंटे तक चलने और गॉब्लिन्स से लड़ने के बाद वो थक चुकी थी। ये देखकर हमारा बंदा ब्रेक की घोषणा करता है और एल्फ के चेहरे पर राहत साफ दिखती है। दोनों एक छोटा सा फायर लगाकर बैठते हैं और खाना खाते हैं। वो उसे ब्रेड ऑफर करती है और धीमी आवाज में कहती है, 2 बार मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वो हंसकर कहता है, अरे कुछ नहीं। लेकिन फिर वो ऊपर देखकर पूछती है, अगर तुमने वो गंदा सा डील मान लिया होता तो क्या होता? हमारा हीरो बस इतना कहता है, मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिन पर मुझे भरोसा हो। इतना सिंपल जवाब सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि वो गार्ड ले लेगी और उसे सोने को कहती है, और हमारा हीरो भी बिना शर्म के सीधा सो जाता है। सिस्टम की डिंग आवाज आती है और हमारा हीरो लेवल 3 पर पहुंच जाता है। उसे स्टैट पॉइंट्स स्पेंड करने होते हैं। थोड़ी सोच विचार के बाद वो फिर अपने सारे पॉइंट्स विजडम में डाल देता है। अब वो अपने साथियों के स्टैट्स देख सकता है और उसे पता चलता है कि ईएलएफ भी लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। उसकी एजिलिटी तो पागलपन वाली है। ऊपर से उसके पास साउंड मैपिंग और ब्लाइंडनेस इम्यूनिटी जैसी एबिलिटीज भी हैं, इसलिए वो उसके सारे पॉइंट्स भी एजिलिटी में डाल देता है। जब वो जागकर यूरल को रेस्ट करने बोलता है, वो आधी नींद में ही ऑलमोस्ट गिरने वाली होती है। लेटते लेटते वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? हमारा हीरो अपना स्टाफ उठाता है और एक फायरबॉल कास्ट करता है। ब्लास्ट बिल्कुल सही निशाने पर लगता है। हमारा हीरो हल्की सी मुस्कान देता है। उसकी पावर अब सच में पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ये कोई सपना नहीं है। यूरिल आधी नींद में होती है, लेकिन फिर भी उसके स्किल को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती और फिर नींद में डूब जाती है। केलेब अब अगला लक्ष्य तय करता है, एग्जिट गेट ढूंढना। अगली सुबह जब दोनों चलना शुरू करते हैं, एल्फ पूछती है कि गेट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वो कहता है कि कहना मुश्किल है। आगे 3 रास्ते फैले हुए हैं और उसे लगता है कि गेट की लोकेशन रैंडम होती है, यानी सब कुछ किस्मत पर है और किस्मत उसकी कभी नहीं रही। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार वो एग्जिट डोर देख लेते हैं, लेकिन उसके सामने एक पूरी पार्टी खड़ी है। हमारा हीरो अपना स्टाफ कसकर पकड़ लेता है। उनकी गियर देखकर साफ समझ आता है कि ये लोग तजुर्बेकार फाइटर्स हैं, यानी सामने जाकर बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। तभी एक ड्वार्फ आवाज लगाकर पूछता है, क्या तुम एकेडमी की स्लेव टीम से हो? हमारा बंदा हल्का सा सिर हिलाता है। ड्वार्फ की आवाज में खतरा नहीं था। ड्वार्फ
जिसका नाम वर्तुनन है, पीछे खड़ी प्रीस्ट एमा से पूछता है कि एकेडमी ने आखिरी बार कब कोई ग्रुप अंदर भेजा था। एमा सोचकर कहती है, कल सुबह। वर्टोनन, जो दिखने में छोटा सा टैंक ड्वार्फ है, प्रभावित होकर कहता है कि इतना दूर तक पहुंचना कमाल है। फिर एल्फ को देखकर कहता है कि शायद इसने मैजिक छोड़कर बो उठा लिया होगा। यूरिल तन जाती है, उसे समझ नहीं आता ड्वार्फ को यह कैसे पता चला। ड्वार्फ दोनों वॉन्ड्स को घूरता है और कहता है कि ये लड़का खुद पर काफी भरोसा रखता है, तभी दो दो वॉन्ड लिए घूम रहा है। हमारा हीरो एक वॉन्ड उठाता है और कहता है, हाँ मैं रखता हूं। ड्वार्फ पूछता है, क्या इनमें से एक फायरबॉल चलाती है? केलेब दूसरी वॉन्ड उठाता है। पता करना चाहोगे? बॉस अपने पास खड़े कैट गाय की तरफ देखता है। उसका नाम है जिकाल। जिकाल कहता है, हम यहां हमेशा के लिए खड़े नहीं रह सकते। एमा भी बोल पड़ती है, बच्चा अपने आप पर इतना श्योर है तो हमें इसे ले लेना चाहिए। बॉस लंबी सांस लेकर कहता है, कॉन्फिडेंस सब कुछ नहीं होता। अगर ये अभी भी स्लेव टियर मेज हुआ और अगर ये उस क्लाउन एसॉन जैसा निकला तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन सबको पता था कि उनके पास और विकल्प नहीं है। एसॉन नाम सुनते ही केलेब पूछता है, क्या आप लोग किसी टीममेट को खो चुके हो? ड्वार्फ सिर हिलाता है और बताता है, पहले फ्लोर पर एक ब्लैक हॉर्नेट से सामना हो गया था और आइसन बच नहीं पाया। ड्वार्फ कहता है कि अफसोस की बात है, उसे आइसन वाकई पसंद था, भले ही उसकी मैजिक कमजोर थी। एमा तुरंत छिड़कर बोलती है, आइसन अभी मरा नहीं है। हमने उस पर सोल प्रेजर्वेशन स्पेल लगाया था। रिजरेक्शन स्क्रोल मिल जाए तो उसे वापस लाया जा सकता है। टाइनी टैंक लंबी सांस लेकर पूछता है, और वो स्क्रोल अभी कहां से ले आए? यह सुनकर हमारे हीरो को शक होता है। उन्हें एग्जिट तो मिल गया है, लेकिन उसके पीछे वाला बॉस बिना मेज के नहीं हराया जा सकता। अगर सामने कोई ट्रोल या सैलमेंडर होता तो शायद बो काफी होती, लेकिन जब वो एक मेज और एक एल्फ दोनों को डेस्परेटली चाहते हैं तो जवाब साफ है, बॉस एक विनोमिक स्पाइडर है। केलेब ये बात जोर से बोल देता है और पूरा ग्रुप एकदम जम जाता है। एमा, जीक, यहां तक कि ड्वार्फ भी हैरान रह जाते हैं कि एक स्लेव टियर मेज को यह सब कैसे पता है। केलेब जानता है, वेनोमिक स्पाइडर अपनी पूरी लेयर को झर और चिकने जालों से भर देती है। वो बेहद तेज होती है, दुश्मन को स्लो और ब्लाइंड कर सकती है, और एक बार जाल में फंस गए तो समझो खत्म। उस पर सिर्फ फायर मेज ही काउंटर कर सकता है, छत को जलाकर, पूरे जाल साफ करके और स्पाइडर को जमीन पर उतारकर। केलेब शांत आवाज में कहता है, यह काम सिर्फ मैं कर सकता हूं। एमा तुरंत बोलती है, तो फिर यह हमारे साथ आ रहा है। जीक भी सिर हिला देता है। आखिर में टाइनी टैंक कहता है, ठीक है, तुम दोनों केलेब और यूरल टेम्पररी मेंबर्स बन जाओ। लेकिन केलेब साफ मना कर देता है। सभी दंग रह जाते हैं, यहां तक कि यूरल भी पूछती है, क्यों? यही तो हमारा बेस्ट चांस है गेट तक पहुंचने का। केलेब समझाता है, बॉस को हराते ही एग्जिट गेट खुलता है, पर असली बात यह है कि गेट सिर्फ 4 लोगों को ही पार करने देता है। हर बार पार करने पर उसकी एनर्जी कमजोर पड़ती जाती है ग्रीन से येलो, फिर रेड, और 5 मिनट में पूरी तरह ढह जाता है। यानी सिर्फ एक जगह बची है। उन्हें उसकी जरूरत है, और इसका मतलब है कि यूरल वहीं पीछे रह जाएगी। सिर्फ यह सोचकर ही यूरल की आंखें भर आती हैं। टाइनी टैंक की डील अचानक उतनी अच्छी नहीं लगती। बॉस कहता है कि काश वो दोनों को साथ ले जा पाता, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मेज चाहिए। वो केलेब को एक डील देता है, अगर तुम एल्फ को छोड़ दो तो तुम्हें जिंदा रहने का मौका मिलेगा। यूरल उसकी ओर देखती है, आंखों में बड़ा सा सवाल। केलेब चुप रहता है। वो इस ऑफर को तौलता है। मन कहीं ना कहीं हिल भी जाता है, लेकिन वो जानता है अगर वह अकेला भाग भी गया तो वापस जाकर उसे फिर से उसी रिजेक्ट टीम में फेंक दिया जाएगा, और शायद उसे कभी दूसरी यूराल जैसी साथी न मिले। आखिरकार पूरे भरोसे के साथ केलेब कहता है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। सब चौंक जाते हैं। हमारे हीरो को समझ नहीं आता कि यूराल इतनी हैरान क्यों है। वो तो पहले ही उनकी गंदी डील ठुकरा चुका है। इसके बजाय केलेब खुद एक डील रख देता है, हमें हायर कर लो। बॉस उसे घूरता है, जैसे पूछ रहा हो, तुम सच में एग्जिट छोड़कर पैसे मांग रहे हो? लेकिन केलेब एकदम सीधा कह देता है, 10,000 गोल्ड। बॉस तो भड़क ही जाता है। यूरल भी हैरान रह जाती है, लेकिन केलेब के दिमाग में पूरा हिसाब बैठ चुका है। इस रकम से वो दोनों अपनी आजादी खरीद सकते हैं। ग्रुप में बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग मान भी लेते हैं कि शायद डील लेना ही बेहतर है,
केलेब समझ जाता है उनके पास पैसे हैं। प्रीस्ट एम्मा को हायर करना सस्ता नहीं होगा और ऊपर से वो सब थके हुए हैं और उन्हें एसन को रिवाइव करने की जल्दी है, वरना उसका सोल प्रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जिकॉल कंधे उचकाता है। और है कौन यहां दूसरा मेज? केलेब कहता है कि भरोसे के लिए एम्मा को गॉडेस नेथेनियल की कसम खानी होगी। एम्मा तुरंत मान जाती है। कवनेंट टूट ही नहीं सकता। बॉस लास्ट कोशिश में कीमत घटाकर 9,000 बोलता है। केलेब भी पीछे नहीं हटता। 9 साला 5,000 इन। काफी खींचातानी के बाद आखिर बॉस मान जाता है। एम्मा कवनेंट सील करती है। केलेब और यूराल ऑफिशियली उनकी टीम में हायर हो जाते हैं। अगर दोनों में से कोई भी मरता है, डील खुद ब खुद खत्म। सब तैयार होते हैं और केलेब कहता है, चलो समय बर्बाद नहीं कर सकते। वे सब बॉस रूम में दाखिल होते हैं, चारों तरफ मोटे जाले लटके हुए। अंधेरा इतना कि सांस तक नहीं दिखती। केलेब ऊपर की ओर देखता है। स्पाइडर यहीं कहीं छिपा है। केलेब को तभी कुछ अजीब नजर आता है। कमरे के एक कोने में रखा हुआ न्यूट्रल आइटम, जो एक्सप्लोसिव्स से भरा हुआ है, जैसे कई रूम्स में होते हैं। टाइनी टैंक सबको चेतावनी देता है कि धीरे चलो, ये जाल बहुत जोर से चिपकते हैं। हमारा लड़का कहता है कि पहले बॉस को ढूंढना चाहिए, लेकिन बॉस मैन सीधा बोलता है, जाल जला दो, हीरो मत बनो। अचानक ऊपर से एक तेज ठंडी सी आवाज आती है और एक वेब नीचे फेंका जाता है। टाइनी टैंक अपनी एक्स से उसे रोकता है और चिल्लाता है, सीलिंग जला दो। मॉन्स्टर लगातार वेब्स फेंक रहा था और हमारा लड़का बोलता है, अगर खुद को दिखा रहा है तो अभी बेस्ट मौका है। वो आवर ग्लास पलटता है, चारों चार्जेस खर्च करता है और बिना रुके फायरबॉल पर फायरबॉल छोड़ देता है। आखिरी वाला एग्जैक्ट सेंटर पर लगता है। सीलिंग जोरदार धमाके से फट जाता है। बाकी सब बस घूरते रह जाते हैं, हक्के बक्के। 4 स्पेल्स, वो भी बिना किसी चांट के। फ्लेम्स फैलने लगती हैं और हमारा लड़का बोलता है, सब रेडी हो जाओ, यही हमारा विंडो है। उसे पता है बर्स्ट चांस बर्बाद नहीं कर सकते। वो एल्फ को बोलता है, फायर करो, और वो एक साथ 6 एरोज छोड़ देती है। बॉस जलते हुए नीचे क्रैश करता है। हाफ एरोज सीधा उछलकर वापस गिरते हैं तो वो तुरंत कहता है, रुको, इस वीक गॉब्लिन बो से कुछ नहीं होगा। आग बढ़ती है तो वो एमा को बैरियर डालने को कहता है और फाइटर को सिग्नल देता है कि बैरियर बनते ही चार्ज करना है। फाइटर बड़बड़ाता है पर जानता है कि वो सही बोल रहा है। स्मोक साफ होते ही फाइटर कूद पड़ता है। स्पाइडर के स्ट्राइक्स डॉज करता है और हवा में ही उसके 2 पैरों को काट देता है। मॉन्स्टर चीखता है, उल्टा पलटता है और अपने बॉडी को फुलाकर ऊपर उठता है। बॉसमैन चिल्लाता है, ये ब्लास्ट करने वाला है। एमा तुरंत कॉन्स्टलेशन शील्ड बना देती है, सबको कवर में ले लेते हुए। हमारा लड़का कहता है कि ये लोग क्लियरली बॉस पैटर्न जानते थे और पहले से तैयार थे, लेकिन वो ये भी जोड़ता है कि पॉइजन बर्स्ट को रोकने से बेहतर है उसे फ्रीज कर देना। वो सीधे एक आइस लांस छोड़ता है और स्पाइडर का पूरा एग सैक सॉलिड फ्रीज हो जाता है। फिर वो एमा को पीछे हटने को कहता है और बॉस मैन को आगे बढ़ने को। एमा झिझकती है तो वो दोबारा तेज आवाज में बोलता है, टाइनी टैंक, जल्दी बर्स्ट डालो। टाइनी टैंक बड़बड़ाता है, अब तो ये बच्चा एटीट्यूड दिखा रहा है। टाइनी टैंक तेजी से उछलता है, अपनी एक्स को ऊपर उठाकर ग्रेट शैटरिंग क्लीव मारता है। एक ऐसा वार जो पूरी रूम हिला देता है और सीधा बॉस की खोपड़ी तोड़ देता है। हथियार खींचते हुए वो कहता है, इट्स ओवर। लेकिन हमारा लड़का तुरंत याद दिलाता है, बॉसेस के साथ हमेशा सेकंड फेज का चांस होता है। बाकी सब पहले ही जश्न मनाने लगते हैं, कहते हैं कि आखिरकार हो गया। हालांकि ये तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बॉस था। हमारा लड़का अभी भी अपनी वॉन्ड कसकर पकड़े हुए है और एल्फ उसे नोटिस कर लेती है। वो क्वाइटली कहता है, उन्होंने मैजिक वर्ड बोल दिया, दे गॉट इट। वो समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही ऊपर देखती है, एकदम फ्रीज हो जाती है। पूरी सीलिंग सैकड़ों स्पाइडर एग्स से भरी थी। बाकी लोग भी ऊपर देखते हैं। एम्मा को साफ नहीं दिखता, लेकिन जाल चीख उठता है। पूरा छत भरा पड़ा है, सैकड़ों, हजारों। बॉस मैन भी सन्न, उसने ऐसा कभी नहीं देखा। हमारा लड़का तुरंत कमांड मोड में आ जाता है। वो एल्फ को बोलता है, एक्सप्लोसिव बैरल मेरी तरफ रोल करो। वो करती है, लेकिन बॉस उसे रोक लेता है और पूछता है, ये क्या, इसे खिलाने वाले हो? केलेब काल्मली कहता है, हां, बस सीलिंग पर एम करो। फिर एमा को कहता है, एल्फ के एरो को लाइट कर दो। एमा तुरंत स्पेल तैयार करती है।
केलेब यूरल से कहता है, सीलिंग पर मारो। वो एक एरो छोड़ती है और एग क्लस्टर फटकर बिखर जाता है। टाइनी टैंक इसे देखकर समझ जाता है। वो दूसरे बैरल को उठाता है और ऊपर फेंक देता है। हमारा लड़का क्यू पकड़ता है, वेग से आवर ग्लास एक्टिवेट करता है, चारों चार्जेस खर्च करता है और 4 फायरबॉल स्पाइरल में उड़ते हुए बैरल को हवा में ब्लास्ट कर देते हैं। पूरी सीलिंग आग से फट जाती है। टाइनी टैंक की टीम आपस में बड़बड़ाती है, यह साइलेंट कास्टिंग है। ये आदमी आखिर है कौन? किसी भी स्लेव ने ऐसा स्किल कभी नहीं दिखाया। तेज ब्राइट फ्लैश रूम को रोशन करता है। एग्जिट गेट खुल चुका था। हमारा लड़का लंबी सांस छोड़ता है। अंततः खत्म हुआ। स्किल्ड साथियों के साथ रेड आसान होता है, लेकिन कंट्रोल खोना उसे फिर भी खटकता है। गॉल आगे आता है और पूछता है, तुम असल में हो कौन? टर्न्स आउट वो बस शॉक्ड था। कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है कि केलेब ने उन्हें न जहर देने की कोशिश की न मारने की। हमारा लड़का हल्का सा हंसता है और कहता है कि उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन अगर सोचता तो शायद अकेला ही गेट ले लेता। जकाल मुस्कुराता है, अच्छा हुआ तुमने नहीं किया। टाइनी टैंक भी मान जाता है। वो कहता है कि इतनी स्किल किसी स्लेव के बस की नहीं होती। वो सब सोचने लगते हैं कि केलेब पहले क्या था। हमारा लड़का कैजुअली कहता है, गेम की लत थी। बस यह जानना चाहता था मेरा कैरेक्टर पहले क्या करता था। मैजिक एकेडमी में स्लेव था बस। टाइनी टैंक इसे मानता नहीं। उसे लगता है केलेब कुछ छुपा रहा है, पर पूछने का इरादा नहीं रखता। तभी यूरल पास आती है और कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग बिना खरोंच के बॉस क्लियर कर लेंगे। उसे लगता है वे लोग बहुत लकी हैं। टाइनी टैंक मान लेता है कि उसे भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी और वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए जल्दी कराया था क्योंकि उसे लगा था कि ये सब यहीं मर जाएंगे। यूरल दंग रह जाती है। हमारा लड़का हंसकर कहता है, इसीलिए फीस ऐसे रखी थी। फिर भी टाइनी टैंक को उसका पैसा पूरा वसूल मिला। टाइनी टैंक सहमत होता है, लेकिन कहता है, अब भी खत्म नहीं हुआ। हमारा लड़का सिर हिलाता है, वो सही है। जाकल पूछता है, क्यों? गेट तो मिल चुका है। केलेब समझाता है, सेटलमेंट विलेज में होता है। यूरल उलझ जाती है, लेकिन एमा पुष्टि करती है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्टी को एग्जिट गेट पार करना जरूरी है, वरना मिशन काउंट नहीं होगा। वो गेट की ओर इशारा करती है, वो तो यही है। एमा सिर हिलाती है, कसम गॉडेस ऑफ फेयरनेस की है, रूल्स पूरे होने चाहिए। गेट क्रॉस करना अभी बाकी है। यूरल कहती है, लेकिन हम बाहर निकल ही नहीं सकते। एमा कहती है, तो डील डंजन के अंदर पूरी नहीं होगी। एस्केप न कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। हमारा लड़का जोड़ता है, कोई भी समझदार इंसान 10,000 गोल्ड लेकर डंजन में नहीं आता। सिस्टम पनिशमेंट देता है अगर वापसी न करो। यूरल पूछती है, तुम्हें पता था? केलेब शांत होकर कहता है, हां, बड़े डंजन डील्स हमेशा टाउन में सेटल होते हैं। जैल हंसकर कहता है, इसलिए तो टाइनी टैंक बार बार 9500 बोल रहा था। उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। टाइनी टैंक कंधे उचकाकर कहता है कि वो बस पार्टी फंड स्मार्टली हैंडल कर रहा है। जाल हंसकर केलेब से कहता है, तेरी स्किल देखकर तो मरना बिल्कुल वेस्ट होगा। वापस जरूर आना और टाइनी टैंक की जेब साफ करना। सब लोग बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, तभी हमारा लड़का उन्हें रोक देता है। वो बताता है कि ये बैकपैक उनके पुराने मेंबर एविसन का है। पूरा ग्रुप ठिठक जाता है। टाइनी टैंक भाग कर आता है। पक्का? केलेब सिर हिलाता है। उसे बैग पहचान में आ गया था। सब सोचते हैं कि फिर एविस की बॉडी कहां है। केलेब बताता है, वो कभी मिली ही नहीं। ये बैग तो उन्हें दूसरे स्लेव टीम से मिला था, जो किसी फाइट के बाद लूट कर लाई थी। एमा और जैल हैरान रह जाते हैं। टाइनी टैंक को समझ आता है और बोलता है कि केलेब शायद इस इन्फो के बदले कुछ मांग रहा होगा। हमारा लड़का शांत होकर कहता है, मुझे बस बैकपैक चाहिए, एविस का सामान नहीं। टाइनी टैंक हंस पड़ता है, अच्छा हुआ गोल्ड नहीं मांगा। ले जाओ, थोड़ा फूड भी ले लेना। हमारा लड़का पूछता है, इतना सब दे लोगे? तुम लोग तो सीधे वापस भी नहीं जा रहे। टाइनी टैंक साई लेते हुए कहता है, रेजरेक्शन स्क्रोल लाने में टाइम लगेगा। एमा कहती है, मैं ला चुकी हूं। टाइनी टैंक चौंक जाता है। फिर वो बताते हैं कि एसॉन को वो लोग पहले भी रिवाइव कर चुके हैं। हमारा लड़का सिर पकड़कर मजाक में कहता है, एसॉन को कोई नया काम ढूंढना चाहिए। टाइनी टैंक हंसता है, उससे तो तुम 100 गुना बेहतर हो।
टीम भी मान जाती है कि काश उन्होंने केलेब को पहले रिक्रूट किया होता। यूरल चुपचाप सब सुनती रहती है। हमारा लड़का हंसकर उसे छेड़ता है। नेक्स्ट टाइम बेहतर कोशिश करना, पर दाम और बढ़ेंगे। टाइनी टैंक मुस्कुराता है। बड़ा बोलता है, लेकिन मैं नजर रखूंगा इस पर। अचानक यूरल हाथ उठाती है और धीरे से पूछती है, क्या हम केलेब को अपने साथ ले नहीं जा सकते? पूरा ग्रुप जम जाता है, यहां तक कि केलेब भी कुछ पल के लिए पूरी तरह शॉक में ठहर जाता है। यूरल कहती है कि अगर एक मेंबर भी बाहर पहुंच जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी पूरा माना जाएगा। इसका मतलब केलेब 9,100 गोल्ड क्लेम कर सकता है, आजाद हो सकता है, उनकी टीम में शामिल हो सकता है और आखिरकार अपने लिए अच्छा गियर भी खरीद सकता है, सही? एमा सीधा पूछती है, लेकिन तुम क्या करोगी? केलेब जैसा मेज भी अकेले सरवाइव करने में स्ट्रगल करेगा और तुम तो एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। यूरल चुप हो जाती है, फिर धीमे से कहती है, हम एग्जिट फिर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम रुके तो दोनों मर जाएंगे। कृपया अपनी जान मेरे लिए मत फेंको। वो कहती है कि अगर वो अकेली होती तो बहुत पहले मर चुकी होती और सिर्फ केलेब की वजह से ही यहां तक पहुंच सकी है। हमारा लड़का कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वो इतनी दूर तक जाने को तैयार है। यूरल की आवाज कांपने लगती है, आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हें जीना होगा, मेरे लिए भी। टाइनी टैंक बात काटता है, किसी दूसरी पार्टी के मेंबर को डंजन में ले जाना बदतमीजी है। यूरल तुरंत पलटकर पूछती है, फिर तुमने पहले हमें क्यों उठाया था? टाइनी टैंक गहरी सांस लेता है, क्योंकि मुझे लगा था तुम बस स्लेव्स हो, असली लोग नहीं। मैंने गलती की, माफ करना। अब मैं सच में चाहता हूं कि तुम दोनों हमारी टीम में आओ। फिर वह केलेब को ऑफर देता है, 25% शेयर प्लस 9,500 गोल्ड। हमारा लड़का मानता है, यह डील सच में उदार है। लेकिन तभी यूरल उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में डर, दर्द और एक मजबूती होती है। मैं ठीक रहूंगी। मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए मर जाओ। हमें मुस्कुराकर अलग होना चाहिए। केलेब कुछ बोल भी नहीं पाता कि ठीक उसी समय एक स्टेटस विंडो उसके सामने खुल जाती है। आवर ग्लास एक्सपेंशन चांस। अगर वो अभी यूरल के साथ रहता है, उसका ट्रस्ट लेवल सीधा 100% हो जाएगा। केलेब की आंखें फैल जाती हैं। वह डिटेल्स खोलकर पढ़ता है। अगर यूरल का ट्रस्ट बाद में 80% से ऊपर रहा तो बैटल में वो उसकी कमांड्स पर इंस्टेंट एक्ट करेगी। उसे अपनी टर्न भी स्किप नहीं करनी होगी। उसकी टर्न केलेब की कमांड से ऑटो ट्रिगर हो जाएगी। हमारा लड़का धीमे से बुदबुदाता है, दिस इज इनसेन। उसी वक्त उसे समझ आता है कि गेम की तरह यहां भी स्पेशल स्किल्स अलग अलग पाथ से इवॉल्व होती हैं और ये वाली स्किल उसे अपने एलाइज को कमांड करने की पावर देती है। अगर वो अपनी टर्न पर कोई ऑर्डर देगा तो वो लड़की अपनी टर्न आते ही वही करेगी। वो उसे उसकी लिमिट से ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता और कमांड्स भी सिंपल होंगे, जैसे शील्ड गिराना या किसी स्पाइडर पर शूट करना। हर मूव शायद एक एक्शन खर्च करेगी, बिल्कुल उसकी तरह। टाइनी टैंक ने कभी ऑर्डर्स का इंतजार नहीं किया था, लेकिन वो हमेशा उसकी टर्न के ठीक बाद एक्शन लेती थी। ये टाइमिंग कितनी यूजफुल है, ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। टाइनी टैंक पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, पर हमारा लड़का बोलता है उसे टाइम चाहिए। वो आवर ग्लास एक्टिवेट करता है ताकि शांत होकर सोचे। उसे पता है ये डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब उसके सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, अपग्रेड ले और यूरल के साथ यहीं रुक जाए। ऑप्शन 2, सब छोड़कर अभी निकल जाए, टाइनी टैंक की प्रो टीम ज्वाइन करे और अपनी फ्रीडम कमा ले। उसकी टर्न खत्म होती है और उसका फैसला हो चुका है। वो यूरल का हाथ पकड़ता है और कहता है, थैंक्स, पर मेरा जवाब वही है। मैं तुम्हारे साथ ही भाग रहा हूं, जैसे हमने प्लान किया था। यूरल फूट फूट कर रोने लगती है। टाइनी टैंक तक शॉक हो जाती है कि वो इतनी बड़ी चांस छोड़ रहा है। वो पूछती है, क्या वो सच में सीरियस है? वो काल्मली कहता है, हाँ, गेम में भी होता तो यही चॉइस लेता। लॉन्ग टर्म में तुम्हें रेस करना ज्यादा स्मार्ट है और मैं इतना हार्टलेस नहीं कि रोती हुई लड़की को यहीं छोड़ दूं। यूरल पूछती है कि वो उसके लिए क्यों रुक रहा है और वो बस धीरे से कहता है, श्श, अभी मत पूछो, ऑलरेडी स्ट्रेस में हूं। तुम्हें छोड़ दिया तो गिल्ट मुझे मार देगा। उसी समय जकाल दौड़ता हुआ आता है, आंखों में आंसू लिए चिल्लाता हुआ, ब्रो, तू सच्ची में मर्द निकला। एमा हंसते हुए बोलती है, एकेडमी ने वाकई सही बंदा चुना है।
और टाइनी टैंक बस मुस्कुराकर कहती है, अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा चाहती हूं। एम्मा बोलती है कि सॉरी, वो इस इमोशनल मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहती। लेकिन अगला बॉस वो दोनों अकेले कैसे हराएंगे? हमारा बॉय कैजुअली पूछता है कि क्या वो स्पाइडर की लाश ले जा सकते हैं। टाइनी टैंक तुरंत बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं है। इमोशनल मोमेंट अलग चीज होती है, पर यह तो हद है। केलेब चिढ़कर कहता है कि यह बंदा ऑटिस्टिक है क्या? बिल्कुल सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं। हमारा बॉय कहता है कि वो बस इसे खरीद लेगा। रिवॉर्ड के 900-500 में से 300 काट देना। एमा और केलेब मान जाते हैं, लेकिन 200 एक्स्ट्रा भी चार्ज कर देते हैं। केलेब हंसकर कहता है, ठीक है। टाइनी टैंक फिर पूछती है कि यूरल का नाम क्या है। हमारा बॉय उसे प्रिटी नील बुला देता है और यूरल गुस्से में तुरंत अपना सही नाम बताती है। वो हंस देता है, कहता है कि उसकी सिंसेरिटी केलेब के फायरबॉल से भी ज्यादा कूल थी। फिर वो दोनों को सपोर्ट के टोकन्स देता है। यूरल को 4 हेल्थ पोशंस। यूरल क्वाइटली थैंक्स हिम। टाइनी टैंक बोलता है कि बाहर निकलने में कामयाब रहे तो वो केलेब को एक ड्रिंक पिलाएगा। केलेब कहता है, एक नहीं, 2 होनी चाहिए। एमा बताती है कि रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए वो टेम्पल ऑफ नथेनियल पर मिल जाएगी। वो उन्हें ब्लेस करती है और केलेब नोट करता है कि ब्लेसिंग से उनके सारे स्टैट्स +1 हो गए हैं 12 घंटों के लिए, साथ में कर्सेस और डीके इम्यूनिटी भी। अब वापस टाउन लौटने का टाइम है। गेट से पहले वो दोनों एक आखिरी ड्रामेटिक स्टेयर करते हैं, बिल्कुल किसी चीप मूवी के हीरोज की तरह। पीछे से जाकाल चिल्लाता है कि उसका नाम याद रखना, हालांकि उसे खुद ही भरोसा नहीं कि कोई याद रखेगा। एमा गुड लक विश करती है। टाइनी टैंक अपने बैग में खोजता है और मटर करता है, फेयरवेल फॉर नाउ। वो ई रैंक का मोनो 1 निकालता है, जो एक इंसान काउंट होता है गेट से गुजरने में। वो उसे रोलिंग करके अंदर डालता है और एक स्लॉट लाइट अप हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि बच गए तो उसे एडवेंचरर्स गिल्ड पर ढूंढ लेना। टर्म लॉग आओगे, मुझे पता है, और मैं वेट करूंगा। गेट बंद होता है और यूरल घुटनों पर गिर जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि हमारा बॉय क्यों रुका और अब वो एग्जिट रूम कैसे क्लियर करेंगे। हमारा बॉय बस शांत होकर कहता है, पता था ये लॉन्ग शॉट था, बट डोंट वरी, हम हैंडल कर लेंगे। वो इस गेम को बहुत समय से खेल रहा है और सब पहले से प्लान किया हुआ है। वो यूरल से कहता है कि रो मत, हम इसे संभाल लेंगे। पहले काम की बात, स्पाइडर की लाश से उसके फैंग्स निकालते हैं। यूरल आंसू पोंछकर सिर हिलाती है और उसी पल उसकी ट्रस्ट 100% पर पहुंच जाती है, जिससे अब वो बैटल में उसकी कमांड फॉलो कर सकती है। यूरल कहती है कि वो कुछ भी करेगी, चाहे उसकी शील्ड ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन उसे लगता है कि दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा। हमारा बॉय कामली कहता है, बस मुझ पर ट्रस्ट करो, हर चीज का टाइम और रीजन होता है, टम फैंग्स पर फोकस करो। वो तुरंत यस बोल देती है। वो उसे बताता है कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन सक्सेस रेट डेक्सटेरिटी पर डिपेंड करता है और यूरल की डेक्स ज्यादा है, इसलिए उसका चांस बेहतर है। मीनवाइल हमारा बॉय स्किल एक्सपेंशन सिस्टम चेक करता है। नोट्स वही रिपीट होते हैं, लेकिन एक नई वार्निंग भी आती है। अगर कमांड अननेचुरल हो या यूरल की लिमिट्स से बाहर हो तो फेल होने का रिस्क है। उसे ये बात समझ में आती है और वो सोचता है कि जल्द ही यूरल पर कमांड्स टेस्ट करनी होंगी। उधर यूरल जोर लगाकर फैंग निकाल लेती है और प्राउडली दिखाती है। हमारा बॉय कहता है, गुड, रास्ते में पॉइजन एरोज बनाएंगे। उसे अजीब सा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले वो रो रही थी और अब इतनी खुश है, जबकि वो कभी भी मर सकते हैं। फिर भी उसका जेन्युइन स्माइल उसे फ्रीज कर देता है। वो यूरल से कहता है कि जहर को गॉब्लिन एरो के साथ मिक्स करके पॉइजन एरो बना दे। यूरल कहती है कि वो नए एरोज बना भी ले तो शायद बैटल में ज्यादा मदद न करें। हमारा बॉय उसे समझाता है कि उसकी वीक डैमेज की असली वजह उसका बैड गियर है। बो बदलना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छे एरोज उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। सही मटेरियल्स कंबाइन करो तो कमजोर बो भी जोर से मारती है। सक्सेस डेक्सटेरिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए वो ज्यादा उम्मीद नहीं करता। लेकिन यूरल पहली ही कोशिश में एरो बना लेती है और पूछती है, ये सही बना? हमारा बॉय एकदम स्टन्ड। हाउ? यूरल हंसकर कहती है कि उसने बस धीरे धीरे पोक किया और हो गया। वो पलकें झपकाता है। एक गलत पोके और ये खुद पॉइजन पैनकेक बन जाती, और ये इसे मजाक की तरह ले रही है।
अब उसके हाथ में एक पॉइजन एरो है और वो बड़बड़ाता है कि शायद उसे यूरल को अपना पर्सनल हैजर्ड टेस्टर ही रख लेना चाहिए। हमारा बॉय उसे बताता है कि पॉइजन एरोज को अभी बचाकर रखे, जब वो कहेगा तभी इस्तेमाल करना। यूरल सिर हिलाती है और दोनों हॉलवे में आगे बढ़ते हैं। वो आवर ग्लास फीचर टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपना टर्न एक्टिवेट करता है, उसके पास 4 एक्शंस बचते हैं। वो यूरल को कमांड देता है, मुझे पानी की बोतल दो। ये सुनकर उसे हैरानी होती है कि ये एक्शन 0 पॉइंट्स लेता है। सही भी है, ये कोई कॉम्बैट एक्शन नहीं। टर्न खत्म होते ही यूरल बैग खोलकर पानी देती है और कहती है कि ये थोड़ा गर्म है, सोचा तुम्हें प्यास लगी होगी। वो मुस्कुराता है। बैटल में ये सिस्टम कैसा चलेगा, ये सोचकर ही एक्साइटमेंट उठती है। तभी सामने गॉब्लिन्स दिखाई देते हैं। परफेक्ट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। आवर ग्लास एक्टिवेट। पहले एक्शन में वो फायरबॉल मारकर पहले गॉब्लिन को जला देता है। दूसरे कमांड में वो यूरल से कहता है, पीछे वाले गॉब्लिन की लेग पर एरो मारना। टर्न खत्म होते ही यूरल तुरंत शूट करती है। एक गॉब्लिन जिंदा जल रहा है, दूसरा पेन में चीखते हुए घुटनों के बल गिरता है। हमारा बॉय आगे बढ़कर फायरबॉल से उसे फिनिश कर देता है और पूछता है, हेड की बजाय लेग क्यों एम किया? यूरल सिंपली बोलती है, लेग लेना आसान था। तभी उसे समझ आता है, अगर वो टर्न के दौरान कमांड देता है तो यूरल इसे पूरी तरह फॉलो करेगी, चाहे उसके खुद के इंस्टिंक्ट्स कुछ भी हों। इस एबिलिटी के पॉसिबिलिटीज दिमाग में घूमने लगते हैं। कुछ काम ऐसे जो सिर्फ लड़की ही कर सकती है। ट्रिकी टाइमिंग, ट्रिकी मूवमेंट, कमांड सिस्टम इसके लिए गोल्ड माइन है। उसे याद आता है ट्रिकी कमांड्स फेल हो सकते हैं, तो टेस्ट करना जरूरी है। आवर-ग्लास एक्टिवेट। वो सीधी कमांड देता है, यूरल टिकटॉक डांस करो। टर्न खत्म। यूरल 1 सेकंड तक उसे ब्लैंक स्टेयर देती है और फिर बिल्कुल कुछ नहीं होता। वो दोबारा कोशिश करता है और कहता है, कोई भी डांस कर दो। अचानक उराल बिना सोचे एक बेवकूफ सी डांस मूव कर देती है और फिर खुद ही घबरा जाती है कि उसने क्या किया। हमारा बॉय पलकें झपकता रह जाता है। ग्रेट, मैंने शायद कोई अजीब सी पार्टी ट्रिक अनलॉक कर ली है। यूराल शर्माते हुए माफी मांगती है और वो हंसकर कहता है, छोड़ो, बस आगे बढ़ो। जैसे जैसे वो और गहराई में जाते हैं, वो पानी की घूंट लेता है और बोलता है कि उसे एक जरूरी बात जाननी है। आवर ग्लास एक्टिवेट। वो कमांड देता है, जो कुछ तुम मेरे बारे में जानती हो सब बताओ। उरल तुरंत बोल देती है, मैन ने स्लेव शिप पर लोगों को कहते सुना था कि टम मर्डरर हो। हमारा बॉय पानी स्पिट कर देता है, चारों तरफ छिड़कते हुए। यूरल घबरा कर पूछती है, टम ठीक हो? वो मुंह पोंछते हुए बोलता है, हान, मैं ठीक हूं। बस लोग बेवजह दूसरों की जिंदगी में नाक क्यों घुसाते हैं? उरल धीरे से कहती है कि पहले उसे भी वो डरावना लगा था, लेकिन अब उसे खुशी है कि वो वैसा नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि उसके पास कोई वजह रही होगी। वो सिर हिलाता है, लेकिन अंदर से जानता है कि मामला इतना सिंपल नहीं। फॉक्स ट्राइब वाली टीममेट को मारना अभी तक उसके दिमाग में बोझ की तरह बैठा है। वो समझाता है, फॉक्स ट्राइब वाले चालाक होते हैं, मैजिक में तेज और परेशान करने वाली चार्मिंग भी। उरल कहती है, फर टू अस, औरत ने कुछ बहुत बुरा किया होगा, क्योंकि जो केलेब मैं जानती हूं वो बिना वजह किसी को नहीं मारता। फिर उसे वो बात याद आती है, केलेब ने कभी कहा था कि मैजिक एकेडमी हर 4 मेंबर स्लेव टीम में एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर भेजती है। अब वो समझ जाती है और राहत की सांस लेकर कहती है कि अच्छा हुआ वो ही उसके साथ आया। वह कहता है कि वह अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वह पहले कौन था, जैसे किसी अंधेरी गुफा में उसका जीवन संकट चल रहा हो। मुड़ते ही लड़की अचानक हाँफ कर रुक जाती है। उन्हें एक और एग्जिट रूम मिल गया था। वह कहता है कि उसे पता था कि कभी न कभी मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी पहुंच जाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और यही बात उसे बेचैन करती है। फिर वह सामने इशारा करके कहती है, देखो, कोई जमीन पर पड़ा है। वह बताती है कि यह एसॉन है और सोल प्रिजर्वेशन मैजिक की वजह से वह सोया हुआ दिख रहा है। उसका चेहरा पीला है, कपड़े साफ हैं, मतलब वह अमीर रहा होगा। वह भी मान लेता है, यह जादू सिर्फ रईस लोग ही करवा सकते हैं। लड़की कहती है कि उसने इसे पहली बार देखा है और वह सोचता है कि क्या वे उसका शरीर वापस करके कोई इनाम ले सकते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है
एसन की एक टांग गायब है। वह धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें आसपास कुछ खाने की आवाज सुनाई दे रही है? वह ध्यान लगाकर सुनती है और कहती है, हाँ, बहुत डरावनी आवाज है, पर पंखों की नहीं। वह भौहें सिकोड़ लेता है। अगर ब्लैक हॉर्नेट ने उसे मारा है, तो वह यहीं कहीं होना चाहिए था। वह कहता है कि उन्हें जांच करनी चाहिए, लेकिन लड़की कहती है कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। वह कोने से झांकती है और सामने इशारा करके कहती है, देखो, ब्लैक हॉर्नेट का लार्वे उसके शरीर पर पल रहा है। वह स्तब्ध रह जाता है। पेरेंट गायब है। अगर उसे किसी साहसी दल ने मारा होता तो लड़ाई के निशान होते, और अपने बच्चे को ऐसे छोड़ जाना, इसका मतलब है कि वह किसी और ज्यादा शक्तिशाली चीज से डरकर भागा है। ऐसी चीज जो पहले मंजिल पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अचानक उसे एक भयानक बात समझ आती है। वह पूछता है, क्या किसी साहसी के पहले फ्लोर से लापता होने की खबर है? वह बताती है कि उसने एक सुना था, एक रोग जिसका नाम बोतिक था। उसकी टीम गिरने के बाद उसने अकेले एक ब्लैक हॉर्नेट को हराया, लेकिन उसके बाद वह गायब हो गया। वह पूछती है, लेकिन तुम यह क्यों जानना चाहते हो? अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। मेज के लिए रोग सबसे खराब सामना होता है। वह पूछता है, क्या तुमने कभी किसी पजेस्ड एडवेंचरर के बारे में सुना है? वह कहती है, नहीं। वह बताता है कि यह बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन गेम में एक बार हुआ था, पहले फ्लोर का एग्जिट बॉस। जब किसी साहसी की आत्मा को लैबिरिंथ मास्टर कब्जा लेता है और उसे पागल सेवक में बदल देता है, जो अपनी पुरानी कला से लड़ता है लेकिन पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब समझ आता है कि वे एग्जिट तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। मास्टर उन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह धीमे से गाली देता है। उसे समझ आ चुका था कि हालात कितने बुरे हैं। यर उसकी घबराहट महसूस कर लेती है और रोने लगती है। वह पूछती है, क्या हम अब खत्म हो गए? वह खुद को संभालता है और कहता है, नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। जब वह हकलाकर पूछती है कि क्या उसे सच में यकीन है, वह एक हल्की मुस्कान देता है और कहता है, ऑफ कोर्स वो यहीं होगा। क्या गलत हो सकता है? सीन कट होता है और अब हम एक टैवर्न में पहुंचते हैं जहां बारटेंडर हमारे टाइनी टैंक पर जोर जोर से हंस रहा है। बारटेंडर कहता है कि चांटलेस स्पेलकास्टर नाम की कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि एक भी मिल जाए तो वह 100 साल में एक बार वाली चीज मानी जाती है। वह कहता है कि टाइनी टैंक तो किस्मत वाला है जो जिंदा बच गया। टाइनी टैंक देखता है कि बारटेंडर ने उसके सामने ड्रिंक रख दी है। वह कहता है, पर मैंने तो कुछ मंगाया नहीं था। बारटेंडर मुस्कुराकर कहता है, पहले पी ले, वरना यह भी गायब हो जाएगा। फिर भी उसे रोस्ट करते हुए बारटेंडर पूछता है, जाकल कैसा चल रहा है? टाइनी टैंक बताता है कि बच्चा नया है, लेकिन भरोसे लायक है। बारटेंडर मजाक उड़ाते हुए कहता है, हर नया लड़का जिसे तुम लाते हो अंत में टूट ही जाता है, और जैकल तो सीधा फ्यूचर बेक ओटेक लगता है। टाइनी टैंक जोर से हंस पड़ा, अपने मग को ठोकते हुए बोला, बेक सच में फर्स्ट फ्लोर का लेजेंड था, शायद सेकंड फ्लोर तक जाने की ताकत भी रखता था, लेकिन मेरा नया रिक्रूट अभी उस लेवल का नहीं है। फिर उसने लंबी सांस भरी। अब भी यकीन नहीं होता कि बेक जैसा बंदा लैबिरिंथ मास्टर के हाथों गिर गया। बारटेंडर सिर हिलाते हुए बोला, सच में बेहद अफसोस की बात है। टाइनी टैंक ने एक घूंट लिया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, और मजेदार बात, जो भी आज उस लेजेंड को बॉस फाइट में फेस करेगा, देवता उसकी ताकत पहले ही चूस लें, वरना बेचारे की खैर नहीं। उसी पल दरवाजा धड़ाम से खुलता है। एक औरत अंदर दौड़ती हुई आती है, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही, टाइनी टैंक, बताओ, क्या मेरा बेटा एविस सच में मर गया? टाइनी टैंक का चेहरा गिर जाता है। धीमे भारी स्वर में कहता है, हां, एसोन को ब्लैक हॉर्नेट ने मार दिया। औरत वहीं फर्श पर ढह जाती है, रोती हुई। मैंने उस पर भरोसा किया था। मैंने तुझे अपने बेटे की जान सौंपी थी। उसी समय उसका दूसरा बेटा क्लेरेंस आगे बढ़ता है। मां को संभालते हुए कड़क आवाज में कहता है, मां, शांत हो जाओ। यह किसी की गलती नहीं, लेकिन यह वैसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। उसके स्वर में स्पष्ट प्रतिशोध था। टाइनी टैंक ने समझाते हुए कहा, सोल प्रिजर्वेशन मैजिक 1 हफ्ते तक चलता है। रिवाइवल अभी भी संभव है। रिवाइवल स्क्रोल 3 दिन में तैयार हो जाएगा। हम उसी दिन निकलेंगे। क्लैरेंस का चेहरा सख्त हो गया। 3 दिन बहुत देर हो जाएगी।
अभी चल सकते हैं क्या? ड्वार्फी आगे आया और बोला, मैं उस पर ट्रैकिंग स्पेल लगाकर रास्ता ढूंढ लूंगा, और एक जीनियस मेज ने इसमें मेरी मदद भी की थी। क्लैरेंस की भौहें सिकुड़ गईं। कौन सा मेज? बारटेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, एक स्लेव, जो स्पेल उससे भी तेज फेंकता है जितनी तेजी से तुम पलक झपकते हो। टाइनी टैंक ने भारी सांस लेते हुए कहा, हां, यह सच है। क्लैरेंस को लगा ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसकी मां रोते रोते बोली, काश वो मेज आइसन की लाश ढूंढ पाया हो। लेकिन क्लैरेंस अब उबल रहा था। टाइनी टैंक बोला, संभव है, क्योंकि टीम में तो सिर्फ 2 लोग थे। क्लैरेंस ने झुंझलाकर कहा, बस, मैं उस डुओ के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। क्लैरेंस की मां झुंझलाते हुए बोलती है, अभी रोने धोने या रूठने का वक्त नहीं है। जो भी मेरा बेटा वापस लाएगा उसे मोटा इनाम दूंगी। पास की मेज पर बैठा एक लिजर्ड मैन ये सुन लेता है। वो अपनी कुर्सी खिसकाता हुआ आगे आता है। कितना इनाम दोगी? मेरी टीम 3rd फ्लोर पर काम करती है और हम टाइनी टैंक की तरह गलती नहीं करते। क्लैरेंस उसकी तरफ ऐसा घूरता है जैसे उसकी ब्राउजर हिस्ट्री पब्लिक हो गई हो। एक ही नजर में लिजर्ड मैन की हवा टाइट, वो तुरंत चुप होकर वहां से भाग लेता है। क्लैरेंस गहरी सांस लेकर मां से कहता है, आप ऐसे पैसे लुटाओगी तो गलत लोग खींचे चले आएंगे। मां रोते हुए जवाब देती है, अगर इनाम नहीं दूंगी तो कोई ऐसन को ढूंढेगा ही नहीं। क्लैरेंस दृढ़ आवाज में कहता है, मैं खुद जाऊंगा, ड्वार्फी मेरे साथ रहेगा। टाइनी टैंक शांत होकर कहता है, ठीक है, 5th फ्लोर का मेज साथ होगा तो और भी अच्छा है। क्लैरेंस मुट्ठी कसते हुए बोलता है, वो मेरा भाई है, उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। और हां, उस जीनियस मेज से भी मिलना है मुझे। दूसरी तरफ हमारे हीरो ने यूरिल की ओर देखकर कहा, यूरिल, हमें यह मिशन यहीं छोड़ देना चाहिए। वो चौंक कर पूछती है, क्यों? वो समझाता है, हमने ड्वार्फ की पार्टी का बहुत इंतजार कर लिया। कैटरपिलर 2 दिन में मर जाएगा और उसकी गंध जैसे ही मिटेगी बाकी मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ेंगे। वो 1st फ्लोर बॉस की ऑफस्प्रिंग है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यूरिल हिचकिचाकर कहती है, तो फिर अगले एग्जिट रूम का इंतजार कर लेते हैं? वो सिर हिलाता है, नहीं, अगर बाइकोटी यहां है तो पहली मंजिल की कोई भी पार्टी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। हम दोनों को ही उसे हराना होगा और भाग निकलना होगा। यूरिल की सांस अटक जाती है। क्या हम जीत सकते हैं? हमारा लड़का हल्की सी खतरनाक मुस्कान के साथ जवाब देता है, जितने मुश्किल हालात हैं, एक तरीका है, आसान नहीं होगा। यूरिल बिना सोचे बोल देती है, मैं जो भी करना पड़े करूंगी। वो हंसकर कहता है, अच्छा, क्योंकि हमारा प्लान काफी रफ होने वाला है। थोड़ा आराम करने के बाद ही बूम, पूरा हॉलवे हिल जाता है। गॉब्लिन्स घबराहट में पागल हो जाते। एक शॉक खाकर गिरता है, दूसरे के सिर में सीधा एरो घुस जाता है। केलेब बस अपने हाथ चटकाता है और कहता है, ऑल राइट, अब तुम्हारी हेलिश ट्रेनिंग शुरू होती है। उनका टारगेट 100 गॉब्लिन्स को साफ करना। वो लड़की डर के मारे जम जाती है, लेकिन केलेब तो पहले ही दौड़ चुका होता है। इसके बाद शुरू होता है एक तेज ब्रूटल मॉन्टाज। एरोज, ब्लेड्स, चीखें, खून, दोनों इतनी तेजी से गॉब्लिन्स काट रहे हैं जैसे तूफान आया हो। केलेब उसे समझाते हुए लड़ रहा है कि लेवल 5 इस फ्लोर की लिमिट है और स्पाइडर को हराने के बाद वो दोनों लेवल 4 प्लस पर हैं। अगर 2 दिन नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करें तो वो लेवल 5 पहुंच जाएंगे और लेवल 5 पर मिलती है नई स्पेशल एबिलिटी। वो कहता है कि सिर्फ हाई ग्रेड मैजिक स्टोन्स ही कलेक्ट करेंगे और अगला टारगेट है गॉब्लिन शमन, क्योंकि उसके पास जरूरी स्क्रोल्स होते हैं। लड़की मरने जैसी थकी हुई है, लेकिन केलेब उसे रोकने वाला नहीं है। रात में दोनों जाइंट कैटरपिलर के पास आराम करते हैं। वो लड़की जमीन पर लौटकर पड़ी है, सांस तक नहीं ले पा रही। फिर भी केलेब उसकी तारीफ करता है कि आखिर वो तैयार हो गए हैं। उसे कैटरपिलर की सांसें भी कमजोर लगती हैं, बिल्कुल अपनी तरह। और वो हिचकते हुए पूछती है कि क्या हमें इसे थोड़ा खाना दे देना चाहिए। केलेब तुरंत मना कर देता है, कहता है कि सोल प्रिजर्व्ड बॉडी को नुकसान पहुंचाना बड़ा क्राइम है और अभी हालात वैसे ही काफी पागलपन भरे हैं। अच्छी खबर ये कि जो उनके पास अब सारी चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं। वो उसे ओआर्क बैरल में पानी भरते देखती है और पूछती है,
अब क्या प्लान है? केलेब बस इतना कहता है कि ये प्लान का हिस्सा है, सब ऑलमोस्ट रेडी है, अब आराम करो। वो पहला पहरा देने की बात करती है और केलेब उसी वक्त लेट जाता है। वो उसे ऐसे घूरती है जैसे अभी मार ही देगी। केलेब ऑकवर्ड हंसता है और कहता है, ठीक है, बाद में 30 मिनट एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लूंगा। ये सुनकर उसका गुस्सा थोड़ा नरम पड़ता है और वो कहती है, आराम करो। केलेब रेस्ट मोड में जाता है और तभी दोनों के लेवल्स 4 से 5 हो जाते हैं। केलेब को मिलती है उसकी नई स्पेशल एबिलिटी। अब बस आखिरी कदम बचा है। केलेब कहता है कि अब वो एग्जिट रूम की तरफ जाएंगे। वो रुकती है, उसके टूटे फूटे हालात को देखती है और धीरे से पूछती है, तुम सच में फाइनल बॉस का सामना इसी हालत में करने वाले हो? केलेब उसे देखकर काल्मली कहता है, वरी मत करो, जो तुम देख रही हो वो पूरा सच नहीं है, हम ये लड़ाई जीतेंगे। वो भौहें चढ़ाकर जवाब देती है, मैं ये नहीं कह रही, मैं यकीन नहीं कर पा रही कि तुम ये पहन भी कैसे सकते हो। केलेब गर्व से कहता है, ऑफ कोर्स, ब्लैक हॉर्नेट एग बहुत टफ होता है, परफेक्ट आर्मर। पीछे पड़ा बेचारा कैटरपिलर और भी जोर से कराहता है। वो लड़की नाक पकड़कर बुदबुदाती है, ये तो बैडली रीक कर रहा है। बॉस रूम के बड़े दरवाजे खुलते हैं। दोनों अंदर कदम रखते हैं। अंधेरे में एक आदमी सिंहासन पर बैठा है, धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं। केलेब सीधा चिल्लाता है, कम ऑन देन, फाइट। बॉस हल्की डरावनी हंसी हंसता है, एक पल में गायब हो जाता है। अगले ही सेकंड उनके पीछे उभरता है और हमला करता है, एकदम ट्रू बैकशॉट स्टाइल में। आवर ग्लास एक्टिवेट होता है, टाइम फ्रीज। केलेब इंस्टेंटली समझ जाता है कि यह स्केल लीपिंग एम्बुश है। वो पहले ही इस मूव को प्रिडिक्ट कर चुका था। बिना पीछे देखे सीधा पीछे लाइटनिंग ब्लास्ट दाग देता है और वो बॉस के चेहरे पर पूरी ताकत से लगता है। यूरल, पानी फेंको उस पर, बिजली का असर बढ़ेगा। उसके सारे एक्शन पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, स्किल्स कूल डाउन पर चली जाती हैं। टाइम अनफ्रीज। बॉस बोटाक जमीन पर घुटनों पर गिर जाता है, झटका खाकर तड़पता हुआ। यूरल तुरंत ऑर्क बैरल उठाकर उसका पूरा पानी उस पर उड़ेल देती है। केलेब मुस्कुराता है, परफेक्ट, और आइस पिक चलाता है। बोटाक जिगजैग में डॉज करता है। केलेब पहचान लेता है, शैडो लीप। वो चिल्लाकर यूरल को कहता है, बैरल फिर से उठाओ, मैं टेलीकिनेसिस वॉन्ड रेडी कर रहा हूं। वो उसे ऊपर उठाता है। केलेब कहता है, शूट इट। यूरल तीर छोड़ती है, बैरल हवा में फटता है, पानी चारों तरफ फैल जाता है। केलेब एक और आइस पिक दागता है, वो पानी पर लगता है, पूरा फ्लोर बर्फीला स्लिपरी जाल बन जाता है। बॉस की स्पीड आधी हो जाती है, बेक उठा के ये ट्रैप समझ जाता है। पर तभी कहीं से उड़ती हुई कोई चीज केलेब की हॉर्नेट एगशेल आर्मर पर जोर से टकराती है। यूरल चीखती है, केलेब। केलेब खड़ा हो जाता है, मैं ठीक हूं, ये आर्मर स्ट्रांग है। लेकिन वो शॉक्ड है। बॉस ने इतनी दूर से रेंज्ड मैजिक थ्रो किया था, कमजोर था पर घातक हो सकता था। दूरी से फेंकी गई डैगर वापस घूमकर बॉस के हाथ में लौटती है। वो उसे पकड़ता है और अचानक पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। केलेब धीरे से बोलता है, वो इनविजिबल मोड में है। यूरल, उसकी पोजीशन ट्रैक करो। यूरल आंखें बंद करती है, ध्यान लगाती है। ऊपर से हल्की सी हवा की आवाज सुनती है। वो तुरंत तीर छोड़ती है। तीर बॉस के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ उसे मिड एयर डॉज करना पड़ता है और डॉज करते ही वो एकदम ओपन रह जाता है। बॉस हवा में मिड एयर डॉज करता है, पर जैसे ही वो लैंड होने वाला होता है, वो पीछे से कुछ खींचता है, एक ग्रेनेड। केलेब की आंखें फैल जाती हैं, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी शातिर मुस्कान आती है। बस यही तो मैं इंतजार कर रहा था। उसकी नजर जाती है पीछे पड़े ब्लैक हॉर्नेट कैटरपिलर पर। वो तुरंत आइस पिक चलाता है, लार्वे एक झटके में मर जाता है और उसी पल लेवल अप। नई एबिलिटी अनलॉक होती है, स्लॉटरर्स मोमेंटम। आवर ग्लास दोबारा एक्टिवेट। वो लाइटनिंग वॉन्ड बाहर निकालता है। अब स्किल उसे हर किल के बाद 60 सेकंड्स के लिए 2 टेम्पररी एक्शन पॉइंट्स देता है। वो मुस्कुराकर कहता है, यही वजह थी कि मैं उस लार्वाई को यहां तक घसीट कर लाया, सिर्फ इस एक मूव के लिए। उसका टारगेट है ग्रेनेड। बॉस उसे बहुत ऊपर और बहुत दूर पकड़े हुए है, लेकिन केलेब जानता है हिट हो सकता है। टाइम फ्रीज। वो पूरी एकाग्रता से एम सेट करता है, धीरे से फुसफुसाता है, गलत मत होना।
और 2 बार लाइटनिंग शॉक दागता है। दोनों एक्शन पॉइंट्स खर्च। टाइम रिज्यूम। दोनों बिजली की स्ट्राइक्स एकदम सही जगह लगती हैं और ग्रेनेड हवा में ही फट जाता है। रोशनी का बड़ा धमाका आसमान में फैल जाता है। केलेब खुशी से चिल्लाता है, यस, फाइनली पुल्ड इट ऑफ, और गर्व से जोड़ता है, आर्मी में स्पेशल एस मार्क्समैन था भाई, एम तो परफेक्ट ही होगा। वो पूछता है, बॉस कहां गया? यूरल इशारा करती है। केलेब बिना देर किए आइस पिक दागता है, सीधा चेस्ट पर लगता है। बॉस एकदम फ्रीज हो जाता है, हिल नहीं पाता। बॉस दर्द से कराहता है। केलेब मुस्कुराकर कहता है, फ्रीज परफेक्ट लगा है, अब डॉज नहीं कर पाएगा। वो चिल्लाता है, यूरल, फिनिश इट। यूरल एक पॉइजन एरो लगाती है। तीर सीधा बॉस के सीने में घुस जाता है। केलेब कामली बोलता है, अब लेवल मैटर नहीं करता, पॉइजन हिट हो गया है। 20 डैमेज पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स। बार देखना भी नहीं पड़ेगा, ये लड़ाई खत्म होने वाली है। वो हल्के से जोड़ता है, उम्मीद है ये रेजिस्टेंस ना दिखाए। पर तभी एक तेज ब्राइट लाइट पॉइजन क्लाउड को पूरी तरह उड़ाकर फेंक देती है। केलेब माथा पकड़कर बोलता है, ग्रेट, किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यूरल, प्लान बी। वो लंबी सांस लेता है। समझ नहीं रहा था कि ये मोमेंट आएगा। पोजेस्ड एडवेंचरर सबसे खतरनाक होते हैं। बॉस अब पहले से भी ज्यादा फ्यूरियस दिखता है, लेकिन केलेब शांत है क्योंकि प्लान बी पहले से तैयार था। कुछ समय पहले किम ने यूराल को समझाया था, पहले एक पॉइजन एरो चलाओ, फिर वेट करना कि उसका असर होता है या नहीं। यूराल ने पूछा था, दोनों एरोज साथ क्यों नहीं चलाते? सक्सेस चांस बढ़ेगा ना? किम कहता है कि उनका दुश्मन कभी अकेले ही ब्लैक हॉर्नेट को मार चुका है और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अगर वो बंदा इतना जहरीला मॉन्स्टर सोलो कर सकता है तो ऑब्वियस है पॉइजन उसको रोक नहीं सकता। वो तेज है, स्किल्ड है, लेकिन कोई भी इंसान ब्लैक हॉर्नेट से बिना स्टंग हुए नहीं बच सकता। तो अगर वो जहरीला हुआ था और फिर भी जिंदा है तो उसके पास पॉइजन हील करने का कोई तरीका जरूर होगा। यूरिल पूछती है, मतलब बेक पॉइजन क्यूर कर सकता है? किम सिर हिलाता है, एग्जैक्टली नहीं। वो मेज नहीं है, रोग है। अगर पोशन या स्क्रोल नहीं है तो जरूर कोई बिल्ट इन एबिलिटी होगी। असल सवाल यह है, क्या वो तुरंत पॉइजन क्लींस कर सकता है? यूरिल बोलती है, अगर कर सकता है तो हम गए। किम मुस्कुराता है, यही तो, तभी हम प्लान बी पर जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि बेक ने पहले ही एड्रेनलिन सर्ज एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसका एचपी वापस बढ़ रहा है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो एक और स्पीड एबिलिटी इस्तेमाल करके एकदम बिजली की तरह आगे बढ़ता है। हमारा लड़का पसीने में भीग रहा है क्योंकि आवर ग्लास के कूल डाउन में अभी भी 3 सेकंड्स बचे हैं। यूरिल पूछती है, पॉइजन्ड एरो चला दूं? लेकिन केलेब चिल्लाकर रोकता है, नहीं, इस स्पीड पर वो एरो को आसानी से डॉज कर लेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचता। केलेब मजबूर होकर लड़ाई शुरू करता है। वो पहला लाइटनिंग शॉक फेंकता है, लेकिन बेक उसे हवा में ही डॉज कर देता है और पागलपन की स्पीड से पहुंचकर केलेब का हाथ एक झटके में तोड़ देता है। केलेब दर्द से चीख उठता है। बेक जमीन से डैगर उठाता है और उसे खत्म करने के लिए वार करने ही वाला होता है। तभी केलेब अंत में इशारा करता है यूरिल को प्लान बी शुरू करने का। लेकिन बेक चालाक है, वो केलेब को घसीटकर यूरिल की एम से दूर कर देता है और इसी गड़बड़ी में प्लान बी उल्टा पड़ जाता है। बेक का डैगर केलेब के शरीर में घुस जाता है। यूरिल असहाय खड़ी सिर्फ देख सकती है, कुछ कर नहीं पाती। केलेब नर्क जैसे दर्द में तड़पते हुए पोशन निकालकर पीने की कोशिश करता है, पर वो हरामी बेक उसकी जेब से एक पोशन चोरी कर लेता है और खुद पी जाता है। केलेब और भी गुस्से में आ जाता है। पोशन गटकते ही बेक फिर हमला करता है, लेकिन तभी आवर ग्लास एक्टिवेट हो जाता है। टाइम फ्रीज। अब केलेब आराम से दूसरा पोशन पी लेता है जबकि बेक उसी जगह जमे खड़ा है, उसकी डैगर केलेब की गर्दन से सिर्फ कुछ इंच दूर। और इस तरह प्लान बी, जो उसे लगभग मरवा देता, उसे वापस रास्ते पर लाता है। अब हमारा लड़का लिटरली पोशंस बारिश कर रहा है। फ्रीज टाइम चल रहा है और वो पागलों की तरह एक के बाद एक पोशन पी रहा है। वो एक स्क्रोल भी एक्टिवेट करता है और स्क्रोल यूज करते हुए यूरल को चिल्लाकर कहता है, शूट दिस बास्टर्ड बेक, अभी। फिर वो एक और पोशन चढ़ा देता है। वो बेक को एक फाइनल गुड बाय देता है और उसी पल आवर ग्लास रीसेट हो जाता है। टाइम रिज्यूम्स।
बेक का डैगर केलेब की चेस्ट की ओर उड़ता है, लेकिन चैप वो हमारे हीरो पर एकदम से चिपक जाती प्रोटेक्टिव आर्मर पर टकराकर रुक जाता है। बेक की आंखें सदमे में फैल जाती हैं। हमारा लड़का उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ, तुम्हारा कंफ्यूजन वैलिड है, लेकिन यह सब सिर्फ मैजिक आर्मर स्क्रोल का इफेक्ट था। फिर वह जोर से चिल्लाता है,